गुड मॉर्निंग एवरीवन। जोहार आप सभी को। आइए हम बात करेंगे, आज एक महत्वपूर्ण सेशन को लेकर आए हुए हैं। वो है साइंस के इम्पोर्टेंट सेट को लेकर। साइंस का ये सेट नंबर 2 होगा। साइंस का ये सेट नंबर 2 होने वाला है। इससे पहले हम एक सेट कवर कर चुके हैं और डेली आपको एक सेट यहाँ पे साइंस का दिया जाएगा और आसानी से इन सारे सवालों को आप एक बार देखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपको डेली 20 सवाल भी अगर आप कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम तक काफ़ी ज़्यादा सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे और आसानी से एग्ज़ाम्स में आपको अच्छे अंक दिलाने में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को बिना समय खराब किए हुए। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो सेशन को। आज का पहला सवाल देख लेते हैं। आज का पहला सवाल है कि कंप्यूटर की भाषा को कंपाइलर होता है। तो कंप्यूटर की भाषा में जो कंपाइलर होता है वो क्या होता है? तो कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर उसे कहते हैं जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा या मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का जो प्रोग्राम होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम को ही हम कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर कहते हैं। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पे पूछा गया कि इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो फ्लॉपी ड्राइव, माउस, कीबोर्ड और माइक्रो प्रोसेसर। तो बता दें कि माइक्रो प्रोसेसर को छोड़ करके बाकी सभी इनपुट डिवाइस हैं, जबकि माइक्रो प्रोसेसर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी माइक्रो प्रोसेसर। अगला सवाल है कि फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में अगर पिक्चर के रूप में अगर बात करें तो यहाँ से दो टाइप से सवाल जो है वो पूछा जाता है। ये दोनों चीज़ को अभी आपको याद रखने हैं। जैसे एक आपको आगे हम बात करेंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, पहले इस सवाल को देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो किसका किया जाता है, तो इसमें सोडियम थायोसल्फेट को किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग जो है वो कहाँ पे किया जाता है? तो रेक्टिफायर का प्रयोग जो है वो एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने के लिए या बदलने के लिए जिसका प्रयोग होता है उसी को हम रेक्टिफायर कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी, सबसे पहले आपको याद रखना है कि रतौंधी जो होता है यह विटामिन ए की कमी से होने वाले एक प्रमुख रोग में से एक माना जाता है रतौंधी। तो यह विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। अगर पूछा जाए आपसे कि विटामिन की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो विटामिन की खोज फंक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। वही अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए की खोज किसने किया था, तो विटामिन ए की खोज मैकुलन के द्वारा किया गया था। विटामिन ए की खोज मैकुलन के द्वारा किया गया था। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। विटामिन की खोज फंक के द्वारा किया गया था, जबकि विटामिन ए की खोज जो है वो मैकुलन के द्वारा किया गया था। ठीक है, विटामिन ए का नाम क्या है? तो विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेटिनॉल कहा जाता है ना। इसका प्रचुर स्रोत क्या है? अगर इसका प्रचुर स्रोत अगर पूछा जाए तो गाजर इसका जो वो सबसे प्रचुर स्रोतों में से एक माना जाता है, गाजर। इसलिए कई बार लोगों को, जिसके वो कह सकते हैं कि थोड़ा सा नेत्र समस्या होता है, उसे गाजर खाने की सलाह दी जाती है कि आप गाजर का सेवन करें, जिससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़ायदा नज़र आता है। तो याद रखेंगे, विटामिन ए का प्रचुर स्रोत जो है वो गाजर है। इसका नाम जो है वो रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। इसमें रात के समय में जो वो दिखाई कम देता है। यह ज़्यादातर जो वो एक कह सकते हैं कि अधिक उम्र वाले व्यक्तियों में देखने को मिलता है, जिसके बाद में उसे आँख का ऑपरेशन करवाया जाता है और एक चश्मा दी जाती है, जिसके दौरान वो ठीक होता है और ठीक उसे किया जा सकता है। तो इस तरह से याद रखेंगे। विटामिन बी में कई सारे समूह हैं। विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। विटामिन B2 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है, राइबोफ्लोविन कहा जाता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन, B3 को निकोटिनामाइड या नियासिन कहा जाता है। हाँ, विटामिन B3 को निकोटिनामाइड या नियासिन, विटामिन B5 को पेंटाथोनिक एसिड, B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है, B7 को बायोटीन कहा जाता है, B9 को फॉलिक एसिड कहा जाता है, B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और
इसका प्रचुर स्रोत विटामिन सी का आंवला सबसे विटामिन का ये कह सकते हैं विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत माना जाता है। अगर पूछा जाए कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से मसूड़े से ब्लड आना, पायरिया ये जैसा रोग जो वो देखने को मिलता है। तो मसूड़े से ब्लड आना कई लोगों का होता है कि जब वो ब्रश करते हैं या तो और भी कई तरह से किसी तरह से हल्का भी चोट लगता है तो उसके मसूड़े से ब्लड आता है, तो यह विटामिन सी की कमी के कारण से ही होता है। तो इसका प्रचुर स्रोत आंवला है। इसके अलावे खट्टे पदार्थ जितने भी होते हैं, खट्टे पदार्थ जैसे खट्टे फल हो गया, वो सब जो है भी इसका स्रोत माना जाता है। विटामिन डी अगर बात करें तो इसका नाम जो है वो कैल्सीफेरॉल है। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। तो याद रखें कि विटामिन डी का नाम जो है वो कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल। अगर पूछा जाए कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से दो रोग देखने को मिलता है। एक तो बच्चों में होता है रिकेट्स, बच्चों में जो होता है वो रिकेट्स होता है, और जो थोड़े बड़े होते हैं उसको ओस्टियोपोरोसिस जैसे रोग देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे इसमें जनरली क्या है कि कैल्शियम की कमी होती है, जिसके कारण से हड्डी जो वो हड्डी कमज़ोर हो जाता है। बच्चों में देखते होंगे कि आप कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसका पैर या हाथ मुड़ा हुआ होता है, उसका हड्डी थोड़ा कमज़ोर होता है। तो ये विटामिन डी की कमी के कारण से ही होता है, जिसे रिकेट्स, बायोलॉजी की भाषा में उसे रिकेट्स कहा जाता है। तो याद रखेंगे इसका प्रचुर स्रोत जो माना जाता है विटामिन डी का, वो है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो वो सबसे इसका कह सकते हैं कि बेस्ट जो उपाय माना जाता है कि सूर्य का प्रकाश इंसान को जरूर कम से कम दिन में 24 घंटे में आधे घंटे के लिए 5 मिनट 10 मिनट ही सही, लेकिन कम से कम सूर्य का प्रकाश का सेवन अवश्य करना चाहिए। बच्चों को भी सूर्य के प्रकाश जरूर दिलाना चाहिए। कई लोग आज के वर्तमान के समय में आप देखते होंगे कि थोड़ा घर के अंदर रहते हैं तो ज़्यादा वो निकलते नहीं हैं, जिसके कारण से भी ये कई सारी समस्याएं देखने को मिलता है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने से मच्छर कम होते हैं, क्योंकि यह क्या करता है कि जब पानी में जब किरोसिन तेल डाला जाता है तो उसके लार्वा में जो है वो सांस लेने में बाधा डालता है, जिसके कारण से मच्छर कम हो जाता है, यानी कह सकते हैं कि मर जाते हैं। जिसके कारण से कह सकते हैं कि मच्छरों का संख्या कम करना है तो वहाँ पे पानी में थोड़ा सा किरोसिन डाल देने से वहाँ पे थोड़ा सा मच्छर की संख्या कम हो जाएगी। तो ये उपाय है, ये भी आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है, तो कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा कौन सा है? तो इसमें मुख्य रूप से जो है वो बाइनरी संख्याएं जो है इसका उपयोग किया जाता है, बाइनरी संख्याएं का इसका उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है, यानी कौन सा रोग है जिसकी वैक्सीन नहीं बनाई गई है या वैक्सीन के द्वारा नहीं रोका जा सकता है, वो कौन सा रोग है? तो कुकुर खांसी को काली खांसी भी कहा जाता है, ठीक है, जो जीवाणु से होने वाला रोग है या जीवाणु से होने वाला रोग है, ये भी आपको याद रखनी है। चेचक की अगर बात करें और पोलियो, ये दोनों विषाणु से होने वाला रोग है। ये दोनों क्या है? विषाणु से होने वाला रोग है, चेचक और पोलियो, ठीक है। जबकि मधुमेह रोग अगर बात करें तो यह ऐसा रोग है, मधुमेह ऐसा रोग है जिसको डायबिटीज़ कहते हैं। तो यही एक ऐसा रोग है जो कि वैक्सीन के द्वारा नहीं रोका जा सकता है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पूछा जाए कि विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो विषाणु से होने वाले रोगों की अगर बात करें तो विषाणु से होने वाले सबसे पहले आता है रेबीज, जो कि कुत्ते के काटने से जो ये रोग होता है, रेबीज, खसरा, हर्पिस, मेनिंजाइटिस हो गया। उसके बाद है पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता या जिसको कह सकते हैं कि चेचक कहते हैं ना, चेचक तो हमने बात कर लिया। और उसके बाद है फिर कई सारे और भी कई तरह के रोग होते हैं, इन्फ्लुएंजा वगैरह भी देखने को मिलता है। तो ये सारे रोग जो होते हैं वो किसके कारण से होते हैं? तो विषाणु के कारण से होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर बात करें जीवाणु से, तो जीवाणु से डिप्थेरिया, प्लेग, ठीक है, सिफिलिस, टेटनस या टीबी कह सकते हैं, टीबी जो होता है, टेटनस। उसके अलावा कुकुर खांसी जो कि काली खांसी है, यह भी जीवाणु से होने वाला रोग है।
ठीक है, टेटनस हो गया, निमोनिया हो गया और हैजा हो गया। ये सारा रोग जो है वो किसके कारण से होता है? तो ये सारा जो है वो जीवाणु से होता है, विषाणु से होने वाला रोग था ये सारा। रेबीज, खसरा, हर्पीस, मेनिंजाइटिस, पोलियो, एड्स, चेचक, ये सारा रोग जो है वो विषाणु से होने वाला रोग है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो दरअसल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है कि यह दर्द जैसा, जैसे हड्डी आपका हो गया, या कह सकते हैं कि गर्दन के नीचे का जो होता है मेरुदंड जिसको हम कहते हैं, है ना, जिसको मेरुदंड कहते हैं, तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि कई बुजुर्गों में ये दर्द का एहसास होता है, या हड्डियों में किसी तरह से दिक्कत होता है तो उससे होता है। गर्दन थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं तो उससे भी कई लोगों को दर्द होता है। तो ये मुख्य रूप से जो प्रभावित करता है वो मेरुदंड को जिसको मेरुदंड कहा जाता है ना, जो पीठ के पीछे का जो एक लंबा सा हड्डी होता है उसी को मेरुदंड कहा जाता है। तो उसी में से कह सकते हैं कि उसी अंग को प्रभावित करता है स्पॉन्डिलाइटिस। इसके कई सारे निवारण हैं, इस रोग के निवारण भी कई तरह के हैं अलग अलग तरीके से। तो ये डॉक्टर के हिसाब से अलग अलग तरीके से इसका इलाज जो वो किया जाता है। तो ये याद रखेंगे, अधिक उम्र वाले लोगों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है स्पॉन्डिलाइटिस। अगला सवाल है कि वॉशिंग सोडा क्या है? तो वॉशिंग सोडा आपने पढ़ा होगा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। सोडियम कार्बोनेट को ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कि सोडियम कार्बोनेट के बारे में या वॉशिंग सोडा के बारे में या तो खाने वाला सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में नहीं जानते होंगे। लगभग लोगों को पता ही होता है, लेकिन फिर भी चलिए देख लेते हैं एक बार। तो वॉशिंग सोडा अगर आपसे पूछा जाए, यानी धोने वाला सोडा का अगर पूछा जाए, तो इसका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। जबकि खाने वाला सोडा की अगर बात करें तो उसका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आपको दोनों याद रखने हैं। अगला सवाल है कि रासायनिक यौगिक सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? तो रासायनिक यौगिक सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा अणु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अणु हो जाएगा। अगला सवाल है कि फोटोग्राफी के उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो यहाँ पे हाइपो जो उपयोग किया जाता है वो उसका नाम क्या है? तो उसको आपको बताना है। तो सोडियम थायोसल्फेट जिसका उपयोग हमने फोटोग्राफी में, इसके पहले सवाल हमने देखा था कि फोटोग्राफी में पिक्सल के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो सोडियम थायोसल्फेट का किया जाता है, जिसे हाइपो के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम थायोसल्फेट। अगला सवाल है कि मरकत किससे बनाया जाता है? तो मरकत किससे बनाया जाता है? तो याद रखेंगे, बेरिलियम से मरकत जो वो बनाया जाता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा बेरिलियम। अगला सवाल है कि किसके कमी के कारण से रक्ताल्पता होता है, या अरक्तता कह सकते हैं, है ना। किसकी कमी से रक्तता या तो अरक्तता या तो फिर रक्ताल्पता जैसा रोग देखने को मिलता है? तो लोहे की यानी आयरन की कमी से यह रोग जो वो देखने को मिलता है। बता दें कि आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत जो माना जाता है वो पालक को माना जाता है। इसके अलावा हरे साग सब्जी को भी खाने की सलाह दी जाती है शरीर में आयरन बढ़ाने के लिए। आप देखते होंगे या ज़्यादातर सुनते होंगे कि जब महिलाएं गर्भवती होती है तो उनके शरीर में आयरन की कमी होती है, तो ऐसा जनरली देखने को मिलता है। इसके अलावा ब्लड की भी समस्या उस समय होता है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 कि जल का शुद्ध रूप है। तो जल का शुद्ध रूप क्या है? तो जल का सबसे शुद्ध रूप जो माना जाता है वो वर्षा जल को माना जाता है। भारी जल अगर बात करें तो ऐसे जल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, ठीक है। इसका अनुवार जो होता है वो 20 होता है। जबकि भारी जल को क्या कहा जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और इसको कहा जाता है हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, है ना। इसका अनुभार 20 होता है। जबकि भारी जल का जो सूत्र होता है वो होता है D2O इसे कहा जाता है, यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। इसे गुरु जल भी कहा जाता है ना। इसे गुरु जल भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखने हैं। इसका अनुभार जो होता है वो 18 होता है, ये आपको याद रखने हैं। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, ये आपको शुद्ध जल का रासायनिक नाम है। ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल का नाम है। ये दोनों चीज़ याद रखने। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता है कि नीली क्रांति या तो हरित क्रांति जो शुरुआत किया गया था, हरित क्रांति की जो शुरुआत की गई थी, तो हरित क्रांति की शुरुआत अगर पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो हरित क्रांति का जनक अगर विश्व स्तर पर पूछा जाए तो वो होता है नॉर्मन बोरलॉग।
नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है विश्व स्तर पर इसे कहा जाता है, ठीक ना। जबकि भारत में अगर बोले कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है तो एमएस स्वामीनाथन को इसका माना जाता है हरित क्रांति का जनक। हरित क्रांति का जनक जो माना जाता है वो भारत में वो एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है, जबकि विश्व स्तर पर अगर बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, माना जाता है। वहीं एक और चलाया गया था 1970-71 में श्वेत क्रांति जो कि दुग्ध उत्पादन को लेकर के इसकी शुरुआत की गई थी, श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति के जनक जो माने जाते हैं वो वर्गीज कुरियन को माना जाता है, तो ये भी आपको याद रखने हैं, वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। तो इस प्रकार से कई सारे क्रांतियाँ चलाई गई थी, जैसे पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए, भूरा क्रांति जो कि कह सकते हैं कि खाद्य उत्पादन या उर्वरक उत्पादन के लिए शुरू किया गया था, गोल क्रांति, कृष्ण क्रांति, लाल क्रांति जो कि मांस और टमाटर उत्पादन के लिए शुरू किया गया था। तो इस प्रकार से कई सारे क्रांतियाँ चलाई गई अलग अलग उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। दरअसल क्या था कि हरित क्रांति या तो जो भी क्रांतियाँ शुरू करने का मुख्य उद्देश्य जो था वो था कि उस उत्पादन को आगे ले जाना। जैसे हरित क्रांति में जो है वो मुख्य रूप से फोकस जो किया गया कि जितने भी खाद्यान्न फसल है उसको ऊपर किया जाए। लेकिन इसमें क्या है कि ज़्यादा प्रभावित जो हुआ वो हुआ गेहूँ की फसल इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन अन्य फसलों में इसमें क्या है कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला था। तो ये भी होता है कि किसी एक चीज़ पर फोकस करने के बाद हो सकता है कि दूसरा सेक्टर जो है वो छूट भी जाता है, तो कई बार इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। लेकिन गेहूँ के फसल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ था। फिर उसी प्रकार श्वेत क्रांति की अगर बात करें तो श्वेत क्रांति एक ऐसा क्रांति माना जाता है जहाँ से भारत जो वो दुग्ध उत्पादन की श्रेणी में अग्रणी देशों में से हमेशा से बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं आज भी वर्तमान में अगर बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन का श्रेय जो है वो कहीं ना कहीं भारत को जाता है। इसका कई सारा रीजन भी रहा है, उसमें से एक महत्वपूर्ण भूमिका वर्गीज कुरियन साहब का रहा है जो कि श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखने हैं। अगला सवाल, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मत्स्य उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अगला सवाल है कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न की जड़ में पाया जाता है। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार जो बैक्टीरिया होता है वो किसके जड़ में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सीबी के पेड़ में। सीबी के पेड़ में यह जो वो पाया जाता है बैक्टीरिया, ये आपको याद रखना है नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए। कई बार पूछा जाता है कि सवाल कि पौधे जो वो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे जो वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, ये आपको याद रखना है। हालांकि इसका एक प्रोसेस होता है, एक पूरा प्रोसेस होता है, उसके बाद ये नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। तो ये पूरे प्रोसेस को हम देखेंगे डिटेल में, तो बाद में देखेंगे इन चीज़ों को। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। लोहा का सबसे बहुल स्रोत क्या है? तो लोहे का सबसे बहुल स्रोत क्या है? तो लोहे का सबसे बहुल स्रोत यानी आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत माना जाता है वो हरी सब्जियां इसमें माना जाता है। अगला सवाल है कि टेट्रा एथिल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। टेट्रा एथिल लेड का इसका फुल फॉर्म ही पूछा जाता है, तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पहले याद रखना है। और इसका उपयोग क्यों, पेट्रोल में इसे क्यों मिलाया जाता है? तो उसमें अपस्फोटक रोधी दर बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग जो वो किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो चलिए आज के इस लास्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन? आप कमेंट करके जरूर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह का वीडियो और भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। आप सभी को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।